जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हुए हैं 2022 23 24 में, जो भी अभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है करंट के, उन सभी क्वेश्चंस के संग्रह होंगे। ये किसका होगा? आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक किया करें, और अगर नए हैं चैनल से तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर आप सबको पता होगा कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इन्होंने कब किया था? 1632 में किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है? 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो कब किया था? 1632 पटना में। ठीक है, किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डचों की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो अब पटना कलेक्टर के लिए जाना जाता है, पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले यूरोपीय पहले यूरोपीय थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में भी पूछा जाए कि सबसे पहले किसने प्रवेश किया था, तो पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, आपके बाद उसके बाद मतलब पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए, फिर ब्रिटिश जो है थर्ड नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आपको डेनिश आएगा, फिर आपके फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आते हैं आपके। ठीक है, तो ये वाला क्रम भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो एक बार और बोल देती हूँ, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आते हैं भारत में। ठीक है, अब पुर्तगाली जो थे ना, मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। उसमें भी देखेंगे आप, विशेष रूप से वो कपास उत्पादक क्षेत्रों में जो है व्यापार किया करते थे। डचों ने 1605 में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की थी। तो अब ये ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार डचों ने कहाँ पे स्थापना की थी अपनी फैक्ट्री? तो वो किया था मुसलीपट्टनम में। और कब किया था? तो 1605 में किया था। ठीक है, अब यहाँ कपास आया तो बिहार के किस जिले को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका भागलपुर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ट्रांक्यूबर। ठीक है, ये भी देखिए 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में डेनिश कंपनी ने त्रांकोबार यानी कि तमिलनाडु में है ये, बस्ती बसाई। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में फैक्ट्री स्थापित की। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने बंगाल के सेरामपुर में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पूछा जाए डेनिश ने बंगाल में कहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो सेरामपुर में किया था। ठीक है, डेनिश कंपनी अंततः समस्त भारतीय कंपनी को अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे बाद में। तो पूछा ये जो है डेनिश जो है, जब आप जा रहे थे तो जितने भी उनके भारत में कंपनियां थी या फैक्ट्रियां थी, वो किसको बेच के चले गए थे? तो वो बेच दिए थे आपको अंग्रेजों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कहा ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में यानी कि 1639 में व्यापार चौकी या ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास पट्टनम। ठीक है, मद्रास पट्टनम या मद्रास पट्टनम में जो है इन्होंने 1639 में, दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उन्होंने पहली जो फैक्ट्री 1600 में स्थापित की थी भारत में, तो सूरत में किया था। और वो जो अस्थाई था, और स्थायी रूप से 1613 में जो है इनका अपनी कंपनी स्थापित हो जाती है सूरत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन ये पूछा है दक्षिण भारत में, तो देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत में मद्रास पट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में वर्ष 1611 में स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया था। तो पूछा जाए पुर्तगालियों से बंबई लेने में कब अंग्रेज सफल रहे थे? तो ये 1668 में रहे थे। ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सही है ये कि जो डच आए पहले थे ब्रिटिश से, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होने के बाद इनकी जो है कंपनी स्थापित हुई थी 1602 में। ठीक है, क्योंकि 1600 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना कर ली थी सूरत में। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा था। तो बिल्कुल सही है, 17 मई 1498 को कालीकट यानी कि मालाबार तट पर जो है वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत पहुंचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों जो है सही है, और उसका डिटेल भी हम देखेंगे।
चलिए ये कब पूछा है, एनडीए एनए में, देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये। वर्ष 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600, ये होगा यहाँ पे 1599 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। तो ये याद रखिएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1602 में होती है। ये 1600 ही होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में करती है। उसके बाद आपका है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1664 में हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है भारत में, तो 1664 में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन या सामोथिरी था। तो अब ये भी नाम याद थोड़ा सा रखिएगा कि जामोरिन को जो है सामोथिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट मालाबार तट पर पहुंचता है। उस समय स्थानीय शासक वहां का जमोरिन हुआ करता है, जो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तो 1 साल नहीं, वो 3 मंथ रहा था, ठीक है। जब पहली बार वो आया था तो वो कितने टाइम रहा था, 3 मंथ रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगला दिया है स्टेटमेंट, वास्को डी गामा भारत में पुनः 1501 में भारत की यात्रा करता है। तो 1501 नहीं, वो 1502 में दोबारा जो है आता है भारत में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पूछा था सही है कौन। तो इसका आंसर होगा केवल एक जो है आपका सही है, और इसका डिटेल भी हम देख लेंगे। उसका फिलहाल आंसर क्या हो गया, आपके पास डी हो गया, ठीक है। और ये देखिए सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में जो है ये क्वेश्चन आया था। तो देख लेते हैं, वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट पहुंचा। इस समय कालीकट का शासक जो था जमोरिन था। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। और ध्यान रखिएगा, जब ये पहली बार आया था तो 1 रुपए का सामान जो है उसने जाके वहां पे मार्केट में अपने एरिया में जब गया, वो दक्षिण अफ्रीका के टाइप में मार्केट है वहां पे, तो वहां गया था। तो उसने कितने रुपए में बेचा था, 26 रुपए में उसने बेचा था। यानी कि बिल्कुल इतना परसेंट जो है उसने फायदा किया था कि 1 रुपए की चीज 26 रुपए में उसने बेचा था। तो फिर वो लौट के आएगा ही आएगा। तो वास्को डिगामा जो है वर्ष 1502 में पुनः भारत आता है। फिर वर्ष 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो कोचीन में किसने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। और फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे सूरत में करते हैं पहली कंपनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं ये लोग, पुर्तगाली जो है 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए। वास्को डिगामा भारत में कुल कितने टाइम आया है, तो 3 बार आया है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बार जो है वो 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था। दिसंबर 1524 में जब क्या होता है कि इसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है। तो पुर्तगाली जिसका भारत में ही मृत्यु हो जाता है। तो ये है आपका वास्को डी गामा, जो 1524 ईस्वी दिसंबर में उसकी मृत्यु कहाँ हुई, कोचीन में होती है। और आपको पुर्तगाली शासन का जो है, पुर्तगाली व्यवस्था का जो है वो थी वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है, तो आपका अल्बुकर्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वही आपका, आगे चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, सूची को मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। तो ये क्या किया था, इसने 1510 में बीजापुर के जो आदिल शाह थे उनसे जो है गोवा छीन लेता है। ये कब छीनता है, तो 1510 में गोवा पर अधिपत्य कब होता है, अल्बुकर्क के साथ होता है। 1509 में आता है ये, और 1510 में जो है इसने गोवा पर अधिपत्य कर लिया था, ठीक है। ये कब किया था, वहां बीजापुर का शासक उस समय कौन था, तो आदिल शाह था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है नूनो डी कुन्हा। तो नूनो डी कुन्हा के समय जो है पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल दिया गया था। यानी कि पहले पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, कोचीन। कोचीन से कहाँ किया गया, गोवा। किसके काल में, तो नूनो डी कुन्हा के काल में किया गया था। उसके बाद है पेड्रो अल्ब्रेज काब्रेल। तो ये है 1500 मतलब 1500 ईस्वी में जो है इसका भारत में आगमन होता है। तो ये इसके से हो जाएगा। उसके बाद दिया है, ये याद रखिएगा आपको, फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो है, क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है हिंद महासागर में किसने लगाया था, तो ये लगाया था फ्रांसीसी
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लगाया था। तो डी अल्मेडा ने क्या लगाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर के लिए लगाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका यहीं पे मिलान हो गया। वैसे उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। दिया है अल्फांसो डी अल्बुकर 1510 में गोवा पर अधिपत्य करेगा। ये भी पूछा जाता है कि बीजापुर का उस समय शासक कौन था 1510 में? तो आदिल शाह था, ध्यान रखिएगा। नीनो डू कुन्हा के समय जो है पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा बदला गया था। पेड्रो अल्वारेज काब्रेल के समय क्या है? तो सितंबर 1500 ईस्वी में इसका भारत आगमन हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति जो है अपनाता है। इसको ब्लू जल नीति भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, इसमें भी फिर क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब चलिए मिलान करते हैं। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि बिमलीपट्टम जो है 1641 में। ये क्या था क्वेश्चन? डच कारखानों को उसके स्थापना वर्ष से मिलाना है। यानी कि ये जितने भी कारखाने हैं ये का सन दिए हुए हैं, ये डचों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो बिमलीपट्टम में उन्होंने कब किया था? तो 1641 में किया था उन्होंने। और वही देखेंगे आप जो है आपका कराई काल में, तो कराई काल में इन्होंने कब किया था? 1665 में किया था। उसके बाद आपका देखेंगे कोचीन में इन्होंने कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1663 ईस्वी में। और चिनसुरा में इन्होंने 1653 ईस्वी में जो है आपका कारखाने की स्थापना की थी। किसने? डचों की थी। तो एक बार सामने मिलाया हुआ है, आप लोग एक बार गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वैसे आंसर में मिलाया रहता है, ये रहा। तो बिमलीपट्टम में 1641, कराईकाल 1645, कोचीन में 1663, चिनसुरा जो है 1653, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और भी स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किया था। तो डच जब आए थे तो इन्होंने 1602 में तो अपनी पहली फैक्ट्री ही स्थापित की थी। और ये 1541 वगैरह की जब आपका वो क्या थे वो, उन्होंने लिखा था कहानी अपनी, मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा कहानी लिखा था 1541 में? रतन वाला राजा के जो राजा थे उनकी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पद्मावत, ठीक है। उन्होंने 1541 के टाइम में लिखा था। उसी टाइम के जो है ये गजपति शासक हुआ करते थे पूर्वी तटीय क्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला दिया है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। तो बिल्कुल ये याद रखना है कि बीजापुर का उस समय कौन था? आदिल शाह था। और उस समय अल्बुकर्क ने जो है छीन लिया था 1510 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है आपके सही है और एक जो है आपका गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? पूछा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। अब चलिए डिटेल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आईएएस प्री में एग्जाम में आया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने है 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारी केंद्रों की राजधानी बनाई गई। कब बनाई गई थी? कुन्हा के समय में, ठीक है। 1639 ईस्वी में फ्रांसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी या विजयनगर, जिसको आप जानते हैं कि राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। आगे चलकर यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला और फैक्ट्री पर की स्थापना की थी, ठीक है। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों का काल जो है आपका 1434 से लेकर 1541 ईस्वी तक रहा। जबकि डच कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 में होती है। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। और ध्यान रखिएगा 1541 में ही पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। उनके द्वारा लिखी गई 12 मासी भी बुक है एक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। 9th नंबर किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल नवाब से रिलेटेड होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सबको पता है कि ये तो बीपीएससी में ही पूछा गया था। तो इलाहाबाद की संधि जो है आपकी 1665 वाली, 1765 की बात, उस समय की बात। 1764 में युद्ध होता है और 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधियां हुई थी। तो याद रखिएगा बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसका डिटेल जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, बीपीएससी टीचर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।
बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 को की थी। तो ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसके किसके साथ किया था, तो मुगल सम्राट उस समय कौन हुआ करता था, शाह आलम द्वितीय, एवं अवध के नवाब सिजाउद्दौला हुआ करते थे, जो जिसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, तो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि किस संधि के तहत जो है मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दिया था। तो ये कौन सी संधि है, इलाहाबाद की संधि 1765। ठीक है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीन लिया, मुगल बादशाह को दे दिया गया। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि अवध के नवाब से जो है कड़ा और मानिकपुर छीना गया था, और किसको दिया गया था, मुगल बादशाह को दिया गया था। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए, ध्यान ये भी पूछा जाता है कि जो आपके आलम शाह आलम द्वितीय थे उनको कितने लाख की पेंशन दी गई थी वार्षिक, तो वो 26 लाख की देना स्वीकार किया गया था। बादशाह शाह आलम ने एक फरमान द्वारा नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। तो किसको स्वीकार किया था शाह आलम ने, तो नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिकता नींव पड़ी थी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको प्लासी का युद्ध, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में विजय के पश्चात भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी। भारत में ब्रिटिश औपचारिक नींव 1757 के पड़ा था, लेकिन अगर पूरे, अच्छा आगे दिया ही है, चलिए देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ प्लासी के युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसको किया गया था पराजित प्लासी के युद्ध में, तो सिराजुद्दौला को। ठीक है। और ये कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब। बक्सर का युद्ध जो है आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं 3 सहयोगी, यानी कि अभी ऊपर देखा था हमने, मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जो थे, ठीक है, इनके मध्य हुआ, जिसमें कंपनी की निर्णायक जीत हुई। अब एक साथ जब तीनों लड़े और तीनों एक साथ हार जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, कंपनी जो है एकदम से वर्चस्व अपना जमा लेगी। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए, मुगल बादशाह हो गए, बंगाल के नवाब हो गए, और मीर कासिम ऑलरेडी था ही, तो ये तीनों हार जाते हैं। तो ओरिजिनल जो वर्चस्व इनका है भारत में कब बैठता है, 22 अक्टूबर 1764 के युद्ध की जीत के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। पूछा गया है क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाता है आपको साल बाई संधि। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे, और सीडीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से लेके 1782 की है। तो यानी कि 1775 में स्टार्ट होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और 1782 में साल बाई की संधि के तहत जो है समाप्ति होती है इसकी। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 से लेके 1805 के मध्य होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 1817 से लेके 1818 तक हुआ था। अंततः पेशवा सत्ता को समाप्त कर मराठा राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो आंग्ल मराठा युद्ध का रिजल्ट क्या आया था, तीसरी बार, मतलब 3 युद्ध होने के बाद रिजल्ट ये आया कि पेशवा सत्ता को समाप्त करके मराठा राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उस लड़ाई बैटल का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोलाचेल की लड़ाई। ध्यान रखिएगा, ये सीडीएस के एग्जाम 2023 में पूछा गया था, और ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछने वालों में से एक क्वेश्चन नहीं है ये। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। तो अब इसका डिटेल भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है। कोलाचेल, कुलाचल भी उसको कहते हैं, की लड़ाई 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा कौन थे उस समय, मार्तंड वर्मा हुआ करते थे, ने डच कंपनी को पराजित किया। इसी के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर के युद्ध में पराजित किया, परंतु जनरल आयरकूट ने पोर्ट नोवा के युद्ध 1781 में हैदर अली को पराजित कर देता है। ये सबको पता है, पहले युद्ध में हैदर अली जो जीत जाते हैं, दूसरे युद्ध में जो है वो हार जाते हैं। यानी कि किस में हारते हैं, पोर्टो नोवा के युद्ध में वो 1781 में हार जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है
कि टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर के युद्ध में पराजित किया था? ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कोलाचोल वाले जो कुलाचूल हैं इनकी भी याद रखिएगा। ये युद्ध कब हुआ था? 1741 में हुआ था। त्रावणकोर के राजा का नाम क्या था? तो मार्तंड वर्मा था, जिन्होंने डच कंपनी को पराजित किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया था? तो अभी हमने देख ही लिया, कोलाचल या कुलाचल, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देवगांव की संधि 1803 के अधीन, तो यहाँ पे तो यही याद हो जाना चाहिए आपको कि 1803 में जो है देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। प्रश्न में भी क्वेश्चन छुपे होते हैं। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? तो ये कटक को किया गया था, कटक को, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ देती हूँ। देवगांव की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? तो कटक को किया गया था। धान का कटोरा किसे कहते हैं? कटक को ही कहते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के मध्य हुआ था। देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को रघुजी भोसले और कंपनी के मध्य संपन्न हुई थी। तो ये देवगांव की संधि किसके किसके मध्य होती है 1803 में? तो रघुजी भोसले और कंपनी के मध्य होती है, जिसके तहत कटक क्षेत्र कंपनी को प्राप्त हो जाता है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में संपन्न हुई थी। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी कब होती है? 1803 में होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है कि अंबुर युद्ध के संदर्भ में क्या सही है, नहीं सही नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंबुर के युद्ध के बारे में बात हो रही है और क्या सही नहीं है बताना है। तो यह लड़ाई 1752 में हुई थी, यही स्टेटमेंट जो है आपका पहला ही गलत है। अगला देखते हैं, इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसिस सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन का मुकाबला किया। तो ये सही है। इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको एक गलत था, यानी 2 और 3 जो है आपके सही हो जाएंगे। तो पहला जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी डिटेल भी देख लेते हैं अंबुरी युद्ध के बारे में। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है ये। अंबुर या अंबर के नाम से जानते हैं उसको। तो अंबुर का युद्ध जो है 1749 में हुआ था, कर्नाटक में नवाबी पद को लेकर हुआ था। तो पूछा जाए अंबुर युद्ध जो है किस रीजन से हुआ था? तो नवाबी पद को लेकर हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था। चंदा साहब ने नवाबी के पद के लिए डुप्ले का सहयोग लिया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। ध्यान रखिएगा, ये डुप्ले ही ऐसा पहला व्यक्ति है जो राजाओं के युद्ध के बीच में, झगड़े के बीच में पहली बार जो है एंटर किया था, यानी घुसा था ये, ठीक है। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन दिया था। तो अंग्रेजों ने किसको समर्थन किया था? अनवरुद्दीन और नासिर जंग को, ठीक है। चंदा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबुर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। तो 1749 में जो है चंदा साहब ने किसकी हत्या की? तो अनवरुद्दीन को जो है मार डाला था, तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ और 1750 ईस्वी में जो है नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन जाता है। कौन बन जाता है? मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो इसको एक बार और आप लोग रीड कर लीजिएगा या रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताया है कि कौन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। किलिच खान को मुजारिज खान के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, सही नहीं है बताना है ना, तो ये सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, स्टेटमेंट दिया है, उल मुल्क ने सकूर खेड़ा यानी कि सकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान को हराया। तो बिल्कुल ये सही है, याद रखिएगा। सकूर खेड़ा युद्ध में मुजाविर खान को जो है हराया था। अगला है, जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से नवाजा था। तो ये भी गलत है आपका। तो इसमें पूछा क्या था? सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है कौन कौन हो जाएंगे? 1 और 3 जो है आपके सही नहीं है, यानी बी आंसर जो है आपका हो जाता है।
चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर भी डिटेल में दिया होगा। ये देखिए सीजीपीएससी में ही एग्जाम पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, निजाम उल मुल्क को औरंगजेब ने चिन किलिंज खान बाल तलवारबाजी की उपाधि दी थी। यानी चिन किलिंज खान जो है उपाधि किसने दी थी, निजाम उल मुल्क को, तो औरंगजेब ने दिया था। तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है, चिन किलिंज खान की उपाधि निजाम उल मुल्क को किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। और ये चिन किलिंज खान का मतलब क्या होता है, बाल तलवारबाजी, ठीक है, यानी कि तलवारबाज में वो अच्छे रहे होंगे। निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से सम्राट मोहम्मद शाह ने नवाजा था। अब इसी को निजाम उल मुल्क को ही आसफ जहां ने किस उपाधि से नवाजा था, तो आसफ जहां की थी, मोहम्मद शाह ने जो है आसफ जहां की पद्धति से जो है इसको नवाजा था। तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने किलिंग खां का दिया था और मोहम्मद शाह ने जो है आसफ जहां की उपाधि किसको दी थी, निजाम उल मुल्क को दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, तो ये क्या है, इंदौर से है। ये एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। तो एक बार और देख लेते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध किस स्थान से है, तो इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश में है जो इंदौर है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर को, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इंदौर नहीं है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल तीनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित थे। इन तीनों ने वर्ष 1857 की महान क्रांति में भी हिस्सा लिया था और वीरता का प्रदर्शन किया था। भागीरथ होलकर राजा के पैदल सेना में से एक अधिकारी थे। इन्हें विद्रोह में शामिल होने के कारण फांसी की सजा दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये वाले कहाँ से थे, इंदौर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी ट्री में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा नेपियर, ठीक है। सिंध की विजिट किसने की थी, तो नेपियर ने की थी। अब देख लेते हैं, तो सिंध में उत्तराधिकारी के विवाद में अंग्रेज सेनापति चार्ल्स नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया, और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ था। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध में निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलन बेरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। और चार्ल्स नेपियर को इसका सॉरी चार्ल्स नेपियर को इसका क्या बनाया गया, प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था विजित कर उसका अधिकरण, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया, तो इसका आंसर था सी, ठीक है। चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। एलन बेरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया था। उस समय पूछा जाए कौन थे, तो एलन बेरो थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कब की बात हो रही है, 1843 की बात हो रही है। इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो कभी भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर था आपका नेपियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने बंगाल में महालबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये हो जाएंगे होल्ट मैकेंजी। देखिए याद रखिएगा आप लोग, जब भी महालबाड़ी पूछे तो किससे है, मौ से है, तो महालबाड़ी मौ से हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपको याद रहेगा ही, बाद में रैयत बाड़ी वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन महालबाड़ी जो है मौ से महालबाड़ी और मौ से मैकेंजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, किसने बंगाल में महालबाड़ी बंदोबस्तों को प्रणाली की शुरुआत की थी, तो होल्ट मैकेंजी ने किया था। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। महालवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू किया गया। तो लागू कब होता है ये, 1822 में, आया कब था, 1819 में। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि महालवाड़ी जो है पहले, सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू था। ध्यान रखिएगा, ये कितने प्रतिशत भाग पर था, 30% भाग पर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मद्रास, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में। ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसका डिटेल भी अच्छे से देख लेते हैं। तो 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के 12 जिले में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है आपको लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसके नाम में ही है, रीड के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, रीड ही अक्सर मिलता है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, मद्रास के 12 जिले में इसने स्थापित ये पहले लागू किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी जो है किस जिले में? तो 12 जिला, ये कहाँ का है? मद्रास का। ठीक है, किसने लागू किया? रीड ने किया 1792 ईस्वी में। हाँ, इसके बाद थॉमस मुनरो ने मद्रास का गवर्नर बनने के बाद 1820 ईस्वी में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। तो कब किया गया? 1820 में किया गया था। किसने किया था? तो मुनरो ने किया था, ध्यान रखिएगा। 1825 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुछ हिस्सों में बॉम्बे के गवर्नर एल्फिंस्टन द्वारा लागू किया गया था। तो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में कुछ हिस्सों पे किसने किया था? तो ये एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग जो है आता था। उसमें क्या था? 30% था। ये 51% और 19% देखेंगे आप जो है कौन सा एक और था उसमें जो है रैयत बड़ी, वो एक और रैयत बड़ी हो गया, महाल बड़ी हो गया, वास्को डी देखेंगे अभी आगे मिलेगा वो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में जो है शामिल था। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो रैयतवाड़ी है ना आपका, ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में जो है ये लागू हुआ था। कितने परसेंट पे? 51% पे। और वो जो था आपका महालवाड़ी वो 30% पे। और रैयतवाड़ी जो है इसका अगर पूछा जाए रैयतवाड़ी में लागू करने में कौन कौन थे, तो मेन जो था रीड था, उसके बाद आपको कौन हो जाएगा? मुनरो भी है। ठीक है, तो कहीं कहीं रीड एवं मुनरो दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग एक और नाम जो है वो बताइएगा। आप लोग 1793 में किसने लागू किया था? ठीक है, कर्नवालिस था। राइट, कर्नवालिस जो था वो लागू किया था, वो 19% पे किया गया था भारत के मतलब भूभाग पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और काडा, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और काडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपत्य के विरुद्ध बगावत की थी? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका रंपा विद्रोह। ठीक है, इसका आंसर हो गया रंपा विद्रोह। तो इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो रंपा विद्रोह या कोया संघर्ष, अब ध्यान रखिएगा रंपा विद्रोह को कोया संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ये भी लिखा मिल सकता है कोया संघर्ष, क्योंकि ये कहीं मिलता नहीं है जल्दी लिखा हुआ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे रंपा विद्रोह या कोया संघर्ष 1800 यानी कि 1879 से लेके 1880 के बीच में, यानी कि 1880 तक की ईस्वी में कोया एवं कोंडा जनजाति के लोगों ने मनसबदार परिवार के अधिपति यानी जमींदार, महाजनों एवं पुलिस के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न शोषण के विरुद्ध बगावत कर दी थी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में वर्ष 1922 से लेकर 24 में बढ़ते ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध पुनः रंपा विद्रोह किया गया था। तो पुनः ये कब स्टार्ट होता है? 1922 एवं 24 में। और प्रथम रंपा विद्रोह 1889 से लेके 80 के बीच में, 1889 से लेके 80 के बीच में, यानी 1879 से 1880 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन एमपीपीएससी में हो या केवीपीएससी हो बार बार पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धो कान्हू एवं चांद भैरव जो चारों भाई थे वो थे। तो ऑप्शन में क्या दिया है? सिद्धो कान्हू। ठीक है, तो देख लेते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेके 56 के बीच हुआ था। बिहार राज्य के भागलपुर जिले में संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र को दामन एक कोह की भी संज्ञा दी जाती है। तो कई बार पूछा गया है दामन ओक क्या को क्या था। ठीक है, यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह जो है आपका बिहार में जो हुआ था 1895 से लेके 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब तो झारखंड कहेंगे बिरसा मुंडा। अगला है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें दोनों भाई और आ गए, सिद्धू और कान्हू। कहीं कहीं चांद और भैरव भी रहते हैं, तो वो भी थे इसमें शामिल। ठीक है, तो उसका आंसर भी चारों हो जाएंगे। अगला है, तो इसका डिटेल देखते हैं। संथाल विद्रोह जिसे क्षेत्रीय तौर पर संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जनजातीय आंदोलन में संभवतः सबसे व्यापक एवं प्रभावशाली विद्रोह था। यह वर्तमान झारखंड के पूर्वी जिले संथाल परगना दामन को भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियां के आसपास का क्षेत्र
को दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1855 से 56 में सिद्धू कान्हू चांद तथा भैरव नाम के 4 भाइयों के द्वारा जो है उसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और भी देख लेते हैं। भाइयों व फूलों तथा झानो नाम की उनकी 2 बहनों के नेतृत्व में किया गया था। अब देखिए हर जगह जो है 4 भाई का ही नाम मिलता था। अब यहाँ एक नया नाम मिलता है, इनकी बहनें भी थी फूलो तथा झानो। तो अब ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग रहता है, नया क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आया है तो वो क्वेश्चन पहले घूमता है। तो ऐसे याद रखिएगा आप, फूलो और झानो। जैसे बतख मियाँ जो है महात्मा गांधी की जान बचाए थे, तो ये क्वेश्चन खूब घूमा है अभी। ठीक है, तो वैसे ही ये भी याद रखिएगा, फूलो और झानो बहनें थी उनकी 2। ठीक है, वो भी नेतृत्व की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली, उनकी सामाजिक संरचना व उसकी संस्कृति में हस्तक्षेप के विरुद्ध था। तो ये तो सबको पता है कि जब भी हस्तक्षेप उनकी संस्कृति या रहने सहन में या उनकी खेती करने की विधि में की जाती थी, तब ये युद्ध करते थे जो अपने जनजाति हुआ करते थे। अगला है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सेम हो जाएंगे आपके सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, देखिएगा बीपीएससी एक से अधिक देता है, तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, कहीं जो आपका उसमें चांद और भैरव और झानो ये भी कहीं मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, ये भी 67 पे ही पूछा गया था, तो देख लेते हैं। 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। दामन एक कुओं के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग जो है संथाल बाहुल्य क्षेत्र है। 1793 ईस्वी में स्थायी भूमि बंदोबस्त, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। स्थायी बंदोबस्त भूमि जो है 19% भारत के क्षेत्र में लगाया गया था। जमीनें छीन ली गई थी। इसी के तहत 1855 में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अगला है 1857 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारण 1800 विद्रोह जो हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी विफलता का निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये 1857 की क्रांति जो मैंने अच्छे से पढ़ा दी है, तो वीडियो डली है चैनल पे, और जनजातीय विद्रोह की भी चैनल पे वीडियो डली है, तो आप लोग चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम पहले। तो पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। तो बिल्कुल वहां पे अंग्रेजों की जो सैन्य हुआ करती थी, देशभक्ति के साथ साथ उनमें अनुशीलता, यानी कि जो अनुशीलन मतलब क्या कहते हैं, अनुशासन अनुशासन भी हुआ करता था। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ये था कारण। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तो बिल्कुल ये सही है कि एक जो संगठन होता है उसकी योजना कुछ भी नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है समाज के सभी वर्गों ने समर्थन का अभाव था। तो बिल्कुल सभी अपने पर्सनल हित के लिए जो है इस युद्ध में शामिल हुए थे। सबका अपना अपना जो है हित साधना था। इसलिए ये कहेंगे कि सभी वर्ग जो है अपने समर्थन में नहीं आया था। जैसे कि मुंगेर अपना बिहार का जो है वंचित रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी तीनों जो थे 1857 की क्रांति के विफलता के कारण रहे हैं, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब भी एग्जाम में आया था ये 2023 के। ठीक है, इसीलिए मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया 1857 की क्रांति। चलिए और कौन कौन से कारण थे देख लेते हैं विफलता के। तो अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठ था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, बिल्कुल साधनों का अभाव हुआ करता था, क्रांतियों का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट और बहादुरी शाह के प्रति द्वेष होना। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की कथन ही थी, तो वो भी वहां पे शामिल था। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है, इसमें बताना क्या है? उपरोक्त कथन में से आधार पर वो सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं हम। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। तो बिल्कुल ईसाई वगैरह का ऐसा मैटर कुछ नहीं था। सर आउटरेम का कथन ये नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला दिया है, यह तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। ये बिल्कुल सही है, आपको याद भी रखना है कि ये कथन जो है, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन से इस टाइप के पूछते हैं, तो मैंने जो भी कथन है 1857 की क्रांति से वो डिटेल मैंने वीडियो में डाल दी है अपने। ठीक है, तो आरसी मजूमदार ने क्या कहा था कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है, लेकिन
दूसरा जो है आपका सही है, तो डी हो जाएगा आंसर आपका, और डिटेल भी देखेंगे हम अभी। और ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। और सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के विषय में इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रीज ने कहा था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, जबकि सर जेम्स आउटरम का मत था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र है। ध्यान रखिएगा, आउटरम ने क्या कहा था, मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, और रीज ने क्या कहा था, धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम बना था। तो आपने देख ही लिया आंसर क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया गया था, तो ये मैंने बताया ही अभी, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये किसने कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था, और ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी कई बार, 2-3 बार पूछ चुका गया है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मतलब बुलाया था, मतलब कहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो 1800 उनकी म्यूटिनिटी एक बुक भी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक, अच्छा इसमें कहा था उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अच्छा, म्यूटिनिटी जो थी आपकी किसकी हो जाएगी, मजूमदार की बुक हो जाएगी शायद। ठीक है, आप लोग एक बार देखिएगा, हाँ ये आगे दिया ही है, चलिए देख लेंगे इसको। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 किसकी बुक है, तो बीडी सावरकर की है। ठीक है, अगला बुक जो है आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये किसकी बुक है आपकी, ये हो जाएगी आरसी मजूमदार की। उन्होंने क्या कहा था, हमने देख ही लिया, ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। तो याद रखिएगा, इनकी बुक क्या है, म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब चलिए ये देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो ठीक है, तो देखते हैं, झांसी में कब, 11 मई 1857 को। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि मई को नहीं जून में हुआ था। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, अगला जो है बैरकपुर में कब, 29 मार्च 1857 को। लखनऊ में कब, तो 4 जून 1857 को। और मेरठ में कब, ये तो पता ही है, 10 मई 1857 को जो है शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है, तो ये जो डेट दिए हैं ऑप्शन में, तो ये भी याद रखना है कि बैरकपुर में 29 मार्च को, लखनऊ में 4 जून को, और 10 मई को मेरठ में। तो 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी। इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी हो गया। लखनऊ में 4 जून 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को, और झांसी में यह विद्रोह जून 1857 में हुआ था। अतः विकल्प एक क्या है, सुमेलित नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, आपका झांसी में कब स्टार्ट हुआ था, तो जून 1857 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। हाँ, और ये क्वेश्चन जो देखिए यूपी पीएससी प्री 2023 में आया था, तो बिहार पीएससी इसको जरूर पूछेगी क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी, और ग्वालियर में ही इनकी समाधि बनाई गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था वाराणसी में, और इनकी मौत जो होती है 18 जून 1858 को हो जाती है ग्वालियर के पास कोटा की सराय में। ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसकी सेना से, तो ब्रितानी की सेना से। और इनका युद्ध जो है यूरोज से हुआ था, झांसी की रानी से। इसीलिए यूरोज ने जो है कहा था कि 1857 की क्रांति में लड़ने वाली मात्र एक पुरुष थी जो वहां सोई हुई है, मतलब उनकी जब समाधि बनी हुई थी तो वो सोई हुई कहे थे, कि मतलब झांसी की रानी के बारे में कहा गया था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके दत्तक, हाँ उनके जो, उनका भी क्या किया था, उनका साथ कौन दिया था, तात्या टोपे ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो इनके कुंवर सिंह के बारे में मैंने अपनी एक चैनल पे एक वीडियो डाल दी है।
कुंवर सिंह से दिखाई दे रहा होगा, उस पे देखिएगा थंबनेल में उनकी फोटो ही है। तो उनसे रिलेटेड सारे चीजें उसमें फैक्ट जो है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ से, आरा से, पटना से, कहाँ से ये जो है स्टार्ट किए थे इस क्रांति में, 1897 की क्रांति में जो शामिल हुए थे, सभी डिटेल उसमें है। तो ये एक बार जरूर पढ़िएगा, बिहार के अगर एग्जाम देते हैं आप तो कुंवर सिंह के बारे में वो वीडियो डली है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर के जमींदार थे ये। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले में है ये, जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। अब अगला आपका टॉपिक आता है क्या, तो ये आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये देख लेते हैं। तो चलिए मिलान करने के लिए दिया है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है आपका कब हुआ था, अच्छा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। तो चलिए यहीं पे लिख देती हूँ, 1540 में जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है 1555 यानी कि 1555 में हुआ था, ठीक है। तो अब आगे ऑप्शन आएगा तो उसमें हम मिलान कर लेंगे। अच्छा आंसर ही मिलान किया होगा तो उसी में देख लेते हैं, ठीक है। अगला दिया था यानी कि तांगड़ी का युद्ध, और पूछा था दोहरिया का युद्ध। तो तांगड़ी या राक्षसी का युद्ध कब हुआ था, 1565 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए मिलान यहाँ पे किया हुआ है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है आपका 1555 में, ध्यान रखिएगा। बिलग्राम की लड़ाई जो है 1540 में होती है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। ये बहुत फेमस युद्ध है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565। और दोहरिया का युद्ध कब होता है, 1532 में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मिलान जो किया गया है एक बार अच्छे से आप लोग भी देख लीजिएगा, ये हिमाचल पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध नया मिला होगा थोड़ा सा, मुझे लगता है सबको, 1555 में हुआ था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कहाँ की गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, आत्माराम पांडु ने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। बाद में इस समाज से महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़ गए थे। तो ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1867 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, तो महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो पांडुरंग के द्वारा जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। बाद में जो है गोविंद रनाडे भी इसमें अपने जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सुधारवादी, देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताना है, कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या है इसमें, बताना है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं। तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जाकिर हुसैन, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना अभी देखा हमने 1867 में हुई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई थी, तो ये याद रखिएगा परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1849 में हुई थी, ठीक है। मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1844 ईस्वी में हुई थी। ये यहीं पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, 1844 में हुई थी, ठीक है। वैसे हम डिटेल देख लेंगे तो वैसे उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 सही थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब मिलान किया हुआ है वो देख लेते हैं। तो अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी, ठीक है। वहां पे क्या दिया था, हुसैन दिया था, इसलिए गलत हो गया, सर सैयद अहमद होना चाहिए। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडु 1867 में किए थे, ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में ददोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता के द्वारा जो है किया गया था। तो ये पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता को भी याद रखिएगा। मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो दुर्गाराम मंछाराम मेहता और ददोबा पांडुरंग, यानी इन्होंने जो है परमहंस मंडली की भी स्थापना की और मानव धर्म सभा की भी स्थापना 1844 ईस्वी में करते हैं ये, ठीक है। और अगर पूछा जाए पहले किसका किए थे, तो 1844 में इन्होंने किया था, किसका, मानव धर्म सभा की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी, तो इसका क्या हो जाएगा, राधाकांत देव हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी राधाकांत देव किसके हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो वैसे भी हिंदू धर्म के सभा की स्थापना कौन करेंगे, 19वीं शताब्दी में राधाकांत देव। तो याद रखिएगा राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा की स्थापना
1830 ईस्वी में जो है किया था इन्होंने। इन्होंने इस संस्था के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो 1828 में किया था। अगर है यहाँ पे फैक्ट तो याद कर लीजिए यहीं पे। अगला है परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में की गई थी, अब ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी, ध्यान रखिएगा। परमहंस मंडली एक सामाजिक धार्मिक संगठन था। इसकी स्थापना 1849 में ददोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा बंबई यानी कि महाराष्ट्र में की गई थी। यह मंडली एकेश्वरवादी थी और जाति पात ऊंच नीच का जो है विरोध करती थी, ध्यान रखिएगा। तो है ही ये सामाजिक धार्मिक संगठन, तो ऊंच नीच जाति पात यही सब जो है इनका विरोध करने के लिए बनाई गई होगी। और कहाँ पे, महाराष्ट्र में की गई थी। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित है बताना है। तो देख लेते हैं देव समाज, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि देव समाज जो है लाहौर में स्थापित किया गया था, तो ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं भारत धर्म मंडल, तो ये कहाँ हो जाएगा, हरिद्वार में, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो चलिए और भी दिया होगा देख लेते हैं। अगला दिया है सनातन धर्म रक्षणी कलकत्ता में, तो ये बिल्कुल जो है आपका सही सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग जो है आपका आगरा में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल क्या है, तीन जो है मतलब सी जो है बिल्कुल यही सुमेलित है। तो देख लेते हैं। तो भारत धर्म महामंडल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये हरिद्वार में। और देव समाज की स्थापना तो लाहौर में। और सनातन धर्म रक्षणी सभा की कलकत्ता में। और स्वामी सत्संग जो है आगरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ थी, कलकत्ता में। और देव समाज जो है आपका लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न भी क्या है, मिलान करना है, तो देख लेते हैं। छोटा कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, चलिए मिलाते हैं इसको। तो डी के कर्वे जो है आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके बिडो री मैरिज एसोसिएशन से हो जाएंगे। उसके बाद आपके जे ई डे बेथुन जो है ये हो जाएंगे आपके कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करेंगे ये। उसके बाद आपके ये हो जाएंगे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर पूछा जाए, और बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना किसने किया था स्टार्ट, तो बी एम मालाबारी ने, ध्यान रखिएगा बी एम मालाबारी ने किया था। चलिए इसका डिटेल दिया होगा तो वो भी हम देख लेंगे। वैसे फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर यानी कि 2 1 4 3 किस्त में था, ये हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो दिया ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं डी के कर्वे क्या है, तो सचिन बिडो सचिव थे ये बिडो री मैरिज एसोसिएशन के। जे ई डे बेथुन कौन थे, तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बीएम मालाबारी ने प्रथम बार संघर्ष किया था बाल विवाह के विरुद्ध। तो पूछा जाए बाल विवाह के विरुद्ध प्रथम संघर्ष किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो कौन हो जाएंगे आपके बीएम मालाबारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो ये बिल्कुल कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनके आंसर सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ज्योतिबा फुले थी। अब ये कब खोला गया था, ये मतलब स्थापना की गई थी सत्य शोधक समाज की, ये सबको याद नहीं होगा तो ये याद रखिएगा, ये 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। यह सुधारवादी आंदोलन था जो सामाजिक समानता, शिक्षा एवं न्याय हेतु कार्य किया करता था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक पत्र दिनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जो है किया था। तो ये वाला बुक जो है ना बहुत बार पूछी जाती है इनके बारे में कि गुलामगिरी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद आपका दीन बंधु जो है, ध्यान रखिएगा, एक पुत्र कह रही, दीन बंधु बुक पूछेगा, किताब, ये एक तरह का नाटक था वो, तो किसने लिखी है, तो वो आपके नील विद्रोह हुआ था ना, उसके प्रति है। ठीक है, तो वो भूल जाइएगा। ये पूछा है दैनिक प्रसार, यानी कि दीन बंधु, अगर दैनिक प्रसार यानी कि पत्र के बारे में पूछा जाए तो वो दीन बंधु कौन है, आपकी ज्योतिबा फाले। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा दीन बंधु के बारे में। ठीक है, नील दर्पण जो है किसने लिखा था, ऐसा पूछा जाता है।
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ले लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला है ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। तो ज्योतिबा फुले कौन थे? तो समाज सुधारक हुआ करते थे ये। संबंध जाति विरोधी आंदोलन से था इनका। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 कहाँ पे की थी? तो पुणे महाराष्ट्र में की थी। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। कहाँ की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। देखिए बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग बार बार पढ़ते हैं, इसलिए एक बार याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैं 2-3 बार बोल देती हूँ। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ नहीं किया था? ठीक है, सॉरी किए थे। क्या पूछा है? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग के द्वारा किए गए थे? तो देख लेते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 वाला एक्ट में समय में ये विलियम बेंटिंग ने जो है सहयोग दिया था, इनके थ्रू ही हुआ था। अगला है दास प्रथा का उन्मूलन। तो ध्यान रखिएगा दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने नहीं किया था, ठीक है, एलन बैरो ने किया था। तो ये विलियम बेंटिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपका धर्म परिवर्तन। हाँ, विलियम बेंटिंग जो है आपका ये स्लीमन के तहत जो किया था उन्होंने 1843 में, तो उसमें ये है विलियम बेंटिंग जो है अभी मिलेगा आपको, वो प्रचलित है। लेकिन ये क्या दिया था आपको? दास प्रथा का उन्मूलन दिया था, ये एलन बरो के द्वारा किया गया था, यहीं पे याद रख लीजिए। उसके बाद है आपका धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। तो बिल्कुल ये किया था इसने, विलियम बेंटिंग ने। उसके बाद है ठगों के, हाँ इन्होंने क्या किया था? ठगों का स्लीमन के सहायता से जो है ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था। ध्यान रखिएगा दास प्रथा आएगा तो एलन बरो हो जाएंगे, और ठगों से संगठित संबंधित आएगा तो कौन से हो जाएंगे? विलियम बेंटिंग और स्लीमैन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? पूछा क्या था? सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि सही कौन कौन सा है। तो इसमें सिर्फ एक ही गलत हुआ था, बाकी ये भी सही थे, ये भी सही थे, ये भी सही थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 जो है गलत है। तो आगे दिया होगा आंसर, देख लेते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा पूछा था सही कौन कौन सा है, तो हमारा 2 गलत है, यानी कि 1 3 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठगों का कौन है? तो विलियम बेंटिंग हो जाएंगे, और दास के कौन है? तो आपके एलन बोरो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही। चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सामाजिक सुधार निम्न है। तो 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय भी इसमें सहायता किए थे, ठीक है। लेकिन विलियम बेंटिंग ही जो है बिल पास करेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों के गिरोह का दमन किया था। उस समय ठगों को देशव्यापी गुप्त संगठन था, ठीक है। बेंटिंग के समय धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया गया था। जबकि दास प्रथा का उन्मूलन जो है बेंटिंग ने नहीं किया था, एलन बरो ने कब किया था? 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो दिया है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वुड डिस्पैच जो है। तो देखिए वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वुड डिस्पैच जो है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच आया कब था? तो 1854 में आया था। और ये क्या था? तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की बिल्कुल सिफारिश की थी। इसने इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। और ये किसमें पूछा गया था? बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों जो है सही है। अब देख लेते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। तो वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो आपको वुड डिस्पैच 1854 के को कहा जाता है। और वुड डिस्पैच 1854 के संबंध में क्या क्या था? तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, तथा स्कूल स्तर पर भी शिक्षा के माध्यम का देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव भी दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की बात की गई थी। तो ध्यान रखिएगा वुड डिस्पैच में क्या क्या किया गया था, क्योंकि उसमें 2 ही था।
ठीक है, तो इसमें ये भी याद रखना है कि एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई थी। अगला है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता पर बल दिया था। यानी कि महिला शिक्षा के साथ साथ आपका स्किल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी अगर करेंगे तो वो भी, उस पे भी क्या क्या था, आवश्यकता है इसकी, सुझाव दिया था उसने। तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की भी इसने सिफारिश की थी। तो ध्यान रखिएगा, तकनीकी विद्यालय, अध्यापकों प्रशिक्षण की संस्था का भी इसने सिफारिश किया था। तो 1854 बोर्ड डिस्पैच के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। अगर अभी नहीं याद हुआ होगा तो फिर से क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? तो ये कौन हो जाएंगे, बी एस मुंजे हो जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं, तो नासिक में भोसला, ये टाइटल होता है, मिलिट्री स्कूल की शुरुआत वर्ष 1937 में बी एस मुंजे ने किया था। इन्होंने वर्ष 1935 में सेना के भारतीयकरण के उद्देश्य से नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पूछा जाए कि आपका नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएंगे आपके बी एस मुंजे। तो इनका क्वेश्चन जो है मेन यही पूछा जाता है कि नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बी एस मुंजू के द्वारा जो है की गई थी। अब ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसको, जो क्वेश्चन था आपका, क्योंकि ये यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला चलिए देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है, आधुनिक भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों के विकास से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी सब पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पूछा है, वर्नाकुलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो वर्नाकुलर का प्रेस एक्ट था वो लीटन के द्वारा जो है लाया गया था। अगला है, इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा गया था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा आपका। अगला है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि लॉर्ड रिपन जब आते हैं तो इसको जो है समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों जो है आपका उत्तर सही है जो भी दिया था स्टेटमेंट। तो चलिए इसका डिटेल भी देखेंगे और आंसर भी लगाएंगे, तो डी हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं वर्नाकुलम जो प्रेस एक्ट है उसके बारे में। तो ये कब लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1878 ईस्वी में लाया गया था। और उसके बाद इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। तो रद्द कब होता है, ये 1882 में होता है। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना था और गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों का नियंत्रण करना था। तो ये चाहता था वर्नाकुलम एक्ट के तहत जो है अंग्रेजी भाषा में ही पत्रों का जो है, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न दिया है, भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। तो चलिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक विचार करते हैं इस पे। दिया है, प्रेस 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा। नहीं, विफल कैसे रहेगा जब बाद में भारतीय प्रेस जो है बाद में जीती जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लीटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य लॉ मेंबर में के परामर्श के विरुद्ध पूरा स्थापित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, बाद में 1882 में अंत तो हो ही गया था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल जो है दो आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। तो लॉर्ड लीटन के समय वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसे मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छापो, अपनी मातृभाषा में नहीं छाप सकते, यानी कि मुंह बंद करने वाली बात हो गई। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कठोर बंदिशें आरोपित की थी, जिसका राष्ट्रवादियों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। यद्यपि इस एक्ट को लॉर्ड लीटन ने अपने विधिक सदस्य की सलाह के विपरीत पुनः स्थापित किया था और भारत में बढ़ते विरोध के कारण इसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रीपन के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या करना है, इसमें कूट है जो मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं, देख लेते हैं।
पहले दिया है स्वदेश, तो स्वदेश का कौन से हो जाएंगे, गोरखपुर, ये हो जाएगा। इसमें क्या है, सुमेलित कीजिए सूचियों को दिए गए, तो ठीक है देखते हैं। भारत बंधु आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हाथरस, ठीक है। उसके बाद सत्यवादी कौन हो जाएंगे, तो आपके सत्यवादी आगरा। उसके बाद शक्ति बच गया आपका, तो शक्ति किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। भारत बंधु हाथरस। चलिए इसका डिटेल दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वदेश क्या है, गोरखपुर प्रकाशन का स्थान है इसका। समाचार पत्र जो स्वदेश होता था प्रकाशित, वो कहाँ से होता था, गोरखपुर से। भारत बंधु कहाँ से प्रकाशित हुआ करता था, तो हाथरस से। सत्यवादी कहाँ से होता था, तो आगरा से। और शक्ति कहाँ से, अल्मोड़ा से। तो ये स्वदेश वाला जो है ना, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ये पूछा जाता है। स्वदेश जो समाचार या पत्रिका था, वो कहाँ से प्रकाशन होता था, गोरखपुर से होता था। बाकी भारत बंधु हाथरस से, आपका सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। चलिए आगे का जो है, कांग्रेस के पूर्व पश्चात गठित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पूछा है, तो ये भी देख लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत समाज सेवक यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने किया था 1905 में, और ये राजस्थान पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और ये कई बार बीपीएससी ने भी पूछ चुका है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। इस सोसाइटी ने कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए प्रमुख रूप से कार्य किया, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, ये कई बार बीपीएससी के एग्जाम में जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि आपके कौन हो जाएंगे, हृदय कुंजरू, ठीक है। देख लेंगे आप अपने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ देती हूँ मैं इसको। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी, तो हृदय नाथ कुंजरू जो है किए थे 1914 में। तो देख लेते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदय नाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। यह अभी 2023 का एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। तो इसको देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो ये कौन हो जाएगा, अनुशीलन समिति जो है इसके लिए जिम्मेदार था। तो एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है आपको कि लॉर्ड हार्डिंग वाली जो घटना थी बम फेंकने की, वो कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। और इसमें कौन सी जो आपकी समिति थी या संगठन था वो शामिल था, तो वो अनुशीलन समिति जो है शामिल था, ठीक है। अब इसका डिटेल भी हम देखेंगे। डिटेल है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के केस के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो दिल्ली षड्यंत्र हो या हार्डिंग बम कांड हो, दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें चार्टर मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई, बालमुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखिएगा ये किस किस को गिरफ्तार किया गया था, एक बार और पढ़ देती हूँ। जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई, बालमुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को जो है गिरफ्तार किया गया था, 13 व्यक्तियों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने की कांड जो है उसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उत्तरदायी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे इसको। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होती है। कब होती है ये, 8 जुलाई 1918 को, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन को लक्ष्य स्वशासित संस्था को क्रमिक विकास करना था, ठीक है। जिसका लक्ष्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन को स्वशासित संस्था को क्रमिक विकास करना, ठीक है। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशपूर्ण मानी। 17 अगस्त 1918 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और
कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादियों ने मोंटफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि मोंटफोर्ड घोषणा जो था उसको क्या कहा गया था, भारत का मैग्ना कार्टा। किसके द्वारा, तो ये उदारवादियों के द्वारा है। तो इसको एक बार और पढ़ देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। ठीक है, कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशपूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 ईस्वी को जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी से नेता जैसे कि कौन कौन हो गए, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन करते हैं, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादियों ने किसको, मोंटफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है, कथन 1 और 2 दिया है, इसमें देखते हैं कि क्या है ये। चलिए, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। इस संस्था की कई शाखाएं भारत के प्रमुख शहरों में खोली गई। तो बिल्कुल सही है, ये 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, ध्यान रखिएगा, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। और जो भी स्थापना जो की जाती थी तो यही किया जाता था कि ब्रिटिश में जो है भारतीय जितने भी जनता है या ब्रिटिश जनता को जो है समझाना कि भारतीय के मुद्दे क्या है, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब कथन 2 देख लेते हैं। तो कथन 2 है, इन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भारत के स्थानीय कारणों में अंतर्निहित नहीं थी, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन का परिणाम था, जिसके द्वारा भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार ये चीजें दर्शाई थी कि हमारे भारत से जो है धन जो है दोहन हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों जो है सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2, मतलब कि ए हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय मुद्दों से अवगत कराना था। इस संगठन को सबसे अधिक समर्थन बम्बई प्रेसिडेंसी से मिला। तो पूछा जाए सबसे अधिक जो है इस संगठन को सबसे मतलब समर्थन या सपोर्ट किया था, तो किसने किया था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी ने किया था। किसका, तो इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। 12 मई 1869 को 22 मई 1869 ईस्वी को बंबई में इसकी शाखा स्थापित की गई। इसके अध्यक्ष जमशेद जी जीजाबाई और सचिव कौन थे, फिरोज शाह मेहता थे एवं एच बी एम बांगले बने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सचिव कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता एवं एच बी एम बांगले, और वही अध्यक्ष कौन थे, तो जमशेद जी जीजाबाई थे। कहाँ के, ये शाखा जो थी बंबई में खुली थी उसके। ठीक है, अगला है, धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत से ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायी को भेज दिए गए। तो धन निष्कासन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम नौरोजी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। तो पहले तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पुस्तक जो है किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी की है। ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये उदारवादी में थे और इन्होंने क्या दिया था, तो धन निष्कासन का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, नारा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, और उनकी पुस्तक हो ही गई। उन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भारत के स्थानीय कारणों में अंतर्निहित नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन का परिणाम था। ये लोग बाजार बना चुके थे, हमारे भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उसको सब धीरे धीरे कम कर रहे थे। वही चीजें उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जिसके द्वारा भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ। 2 मई 1867 ईस्वी को यानी कि 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में
पढ़े गए लेख इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कब की घटना है, 2 मई 1867 ईस्वी की घटना है, लंदन में हुई थी। और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई थी और इसमें क्या पढ़ा गया था, लेख। तो इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेख पढ़े गए थे उसका हेडलाइन क्या था, नाम क्या था। तो इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया, ध्यान रखिएगा ये ब्रिटेन में ये सब जो प्रतिक्रिया है हो रही थी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद होगा आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।